Manchester University of England and University of Toronto of Canada. Sham gave the credit for his success to the robust academic atmosphere of City Montessori School. Wisdom India, Alert Star News, ND News, Khari Kasauti, BBC News, Katyayan News, SST News TV, Pal World Times, IBM News 24, Alliance Today, Usha Times, Dev Times, Mahajyoti, Akshat Times, Shaurya Times, Parivartan Chakra, Swatantra Bharat, Saket Leher, संदेश वाहक, नव भारत टाइम्स, कौमी खबरें, राष्ट्रीय सहारा, वॉइस ऑफ लखनऊ, समृद्धि न्यूज, जन संदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, आज, स्पष्ट आवाज तथा राष्ट्रीय स्वरूप लिखते हैं। सिटी मोंटेसोरी स्कूल अलीगंज प्रथम कैंपस के मेधावी छात्र श्याम अग्रवाल ने उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एवं कनाडा के 4 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में चयनित होकर लखनऊ का नाम गौरवान्वित किया है। इस प्रतिभाशाली छात्र ने अपनी शैक्षिक उत्कृष्टता के दम पर ये उपलब्धि अर्जित की है। तथापि अपने सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों व CMS के वातावरण को दिया है। शाम को ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एवं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, इंग्लैंड की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी एवं कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो द्वारा उच्च शिक्षा का आमंत्रण दिया गया है। राष्ट्रीय सहारा, आज, वॉइस ऑफ लखनऊ, विश्व वार्ता, जन संदेश टाइम्स, स्पष्ट आवाज तथा स्वतंत्र चेतना लिखते हैं। सिटी मोंटेसोरी स्कूल गोमती नगर द्वितीय कैंपस द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण ओलंपियाड IEO 2021 का आयोजन 19 से 21 जनवरी तक ऑनलाइन किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण ओलंपियाड में जर्मनी, जॉर्डन, रूस, कनाडा, आयरलैंड, श्रीलंका, नेपाल एवं भारत के विभिन्न राज्यों से मेधावी छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं। ओलंपियाड का उद्घाटन 19 जनवरी को मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। एंड दैट्स द एंड ऑफ ऑल CMS न्यूज फॉर द डे। थैंक यू एंड जय जय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करप्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश में 16 जनवरी से शुरू होगी कोरोना के खिलाफ महाजंग। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे कोविन ऐप। 16 जनवरी से ही होगा वैक्सीनेशन का आगाज। उत्तराखंड में कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर मचा बवाल। हरीश रावत के बयान से बड़ी सियासी गर्मी, पार्टी में अंदरूनी खींचतान हुई तेज। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट। वन विभाग और पशुपालन ने बनाई रणनीति, मामलों की डे टू डे मॉनिटरिंग के निर्देश। उत्तराखंड में उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की हड़ताल, अधूरी पड़ी मांगों को लेकर बड़ी तकरार। हड़ताल पर प्रदेश भर के 3,500 कर्मचारी। खटीमा के चांदपुर गांव में ग्रामीणों का हंगामा, प्राथमिक स्कूल बंद करने के विरोध में उतरे ग्रामीण। कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं खुला स्कूल।
देहरादून में पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चोर गिरोह, आरोपियों के पास से चोरी की 12 मोटरसाइकिल बरामद। हरिद्वार देहरादून में करते थे वारदात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देश भर में 16 जनवरी से होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। इससे पहले देश भर में कोरोना वैक्सीन पहचान का काम युद्ध स्तर पर जारी है और सीरम इंस्टीट्यूट के टीके कोविशील्ड और भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन अब तक देश के कई शहरों में पहुंचाए जा चुके हैं। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो इसकी शुरुआत लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल से शुरू होगी। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में भी 16 जनवरी से ही वैक्सीनेशन का आगाज होगा। और कोविड-19 वैक्सीनेशन को चलाए जाने वाले टीकाकरण अभियान की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। डोईवाला में कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। जौली ग्रांड एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा में देहरादून सीएमओ ऑफिस वैक्सीन को भेजा गया। 16 जनवरी को राज्य के सभी 13 जिलों के टीकाकरण होना है। स्टेट कोऑर्डिनेटर कुलदीप मर्तोलिया ने बताया कि आज 1,13,000 डोज वैक्सीन पहुंची है। और खबर देहरादून से, जहां कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया। दरअसल कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज उत्तराखंड पहुंच चुकी है। देहरादून के सीएमओ कार्यालय में सभी वैक्सीन को सुरक्षित रखा गया है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने प्रेस वार्ता में बताया कि 16 जनवरी से उत्तराखंड में टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियली हम लोग 41 साइट्स पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं और इन सभी 41 साइट्स का वेबकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग करेंगे। साथ ही साथ हमारा इसके बाद फिर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैक्सीन जो हमने दिए हैं जनपदों को, जनपद फिर अपना 16 के बाद वैक्सीनेशन कार्यक्रम लगातार चलाएंगे। सो इन अ नटशेल मैंने आपको वैक्सीनेशन के बारे में पूरा बता दिया कि वैक्सीन हमारे पास प्राप्त हुई है। एंड राज्य सरकार की ये भी बताना चाहूँगा, जो पहले भी हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको, कि हमारी तैयारियाँ पूर्ण हैं। चेहरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग छेड़ दी है। दरअसल आगामी चुनाव में सीएम चेहरे को लेकर उनके द्वारा किए गए ट्वीट ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अपनी ही पार्टी पर उन्होंने कहीं ना कहीं उंगलियां खड़ी कर दी हैं। इस पर सत्ता में मौजूद बीजेपी सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, हरीश रावत ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए, जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि हरीश रावत हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, उनका आशीर्वाद कांग्रेस को हमेशा चाहिए है। तो सीएम पद को लेकर घमासान जारी है, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर उत्तराखंड की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, उनके प्रभारी क्या बोलते हैं, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आकर के उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं और उनको सुर्खियों में बने रहने की आदत सी हो गई है। इसलिए जब भी आप देखेंगे सोशल मीडिया में इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। कभी वो किसी नेता के ऊपर कुछ लिखते हैं अपनी ही पार्टी के, कभी वो अपनी ही पार्टी के सरकार जब चल रही होती है उसके लिए हर की पैड़ी पर प्रदर्शन करने चले जाते हैं। इल्ज़ाम पर हमको कुछ नहीं कहना और ना हमें उनके इल्ज़ाम पर परवाह है। जहाँ तक चेहरे का सवाल है, देखिए पार्टी में जो हमारे प्रभारी होते हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि होते हैं। वो सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के प्रतिनिधि हैं, हाई कमान के प्रतिनिधि हैं और उनकी जो बात कही हुई होती है वो आखिरी बात होती है, इट इज़ द लास्ट वर्ड। उसमें कोई भी अगर संशोधन होना होता है तो सीडब्ल्यूसी कर सकती है, सोनिया जी कर सकती हैं, हाई कमान कर सकता है, प्रीतम सिंह जी या हम लोग तो नहीं कर सकते। रुद्रप्रयाग से यहाँ पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की
और पुलिस कर्मियों की समस्या भी सुनी। साथ ही कहा कि चोपता तुंगनाथ पैदल ट्रैक काफ़ी विकसित हो गया है और यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक और यात्री पहुँच रहे हैं। ऐसे में पुलिस चौकी खुलने से बेहतर सुविधाएं मिलेगी। वह जिला मुख्यालय और चोपता समेत करीब 80 गांव पुलिस क्षेत्र से जुड़ सकेंगे। को कहा है कि वो विक्टिम ओरिएंटेड बने, लोगों के साथ मिलकर पुलिसिंग करे, पुलिस संवेदनशील बने, पुलिस जवाबदेह बने, पुलिस की व्यवस्था पारदर्शी हो। ये सारा मेरा प्रयास है और अभी तक हमने कुछ कदम भी उठाए इस दिशा में और बहुत सारी चीज़ों को मैं ऑनलाइन करते जा रहा हूँ। आगे और बढ़ाएंगे, जैसे इवन पोस्टमार्टम तक को हम ऑनलाइन कर दें कि लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑनलाइन मिला करें। तो ये धीरे धीरे हम पुलिस को मॉडर्न, स्मार्ट, टेक्नोलॉजिकल सेवी बनाएंगे और ज़्यादा जवाबदेह, ज़्यादा पारदर्शी बनाएंगे। खबर उत्तरकाशी के बड़कोट थाने की, जहां देर रात पुलिस थाना बड़कोट में 2 वाहन चालकों का आपसी विवाद थाने तक आ गया। मामले ने तूल पकड़ा जब एक एसआई द्वारा इन लोगों से अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया। जिसका ड्राइवर अब मारपीट का मुकदमा दर्ज कराने गया तो एसआई सतबीर द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई। पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने के कारण ये लोग तहसील मुख्यालय बड़कोट में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए विवश हो गए। रात 10 बजे जब मैं नीरज कपोला के साथ मारपीट की शिकायत लेके बड़कोट थाने में गया तो वहाँ पे रात को 10 बजे से 1:30 बजे तक हमें बैठाया गया। हमने मेडिकल की मांग की लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने बार बार दरोगा एसआई सतबीर को बताया लेकिन उन्होंने हमारी मांग को नहीं माना। लेकिन 1:30 बजे लगभग उन्होंने नीरज कपोला को एक कमरे में ले जाके बंद करके उससे जबरन माफ़ीनामा और राजीनामा लिखाने के लिए बोलने लगा। जब हमने इस बात का विरोध किया तो एसआई सतबीर ने हमें थाने से धक्के मार के हमें थाने से भगा दिया। उधम सिंह नगर में अलग अलग हुए 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए। बता दें कि जिले के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे बाइक पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। दो सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना तो है, एक तो मोहनपुर पड़ता है, ये दिनेशपुर थाने क्षेत्र में है, मोहनपुर नंबर 2। वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली जो है एक लेबर को, जो मटर बीनने वाले जो लेबर होते हैं उनको लेके आ रही थी और एक मोटरसाइकिल अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। मोटरसाइकिल बताया जा रहा है कि बहुत रैश ड्राइविंग में, बहुत तेज़ रफ्तार में थे, तो वो उसके कारण जो है एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक की डेथ हुई है। नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। अब उनके पूर्व कर्मचारी नीरज अग्रवाल ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना नहीं, पूर्व कर्मचारी ने दावा किया है कि उनके पास इन आरोपों के सबूत भी हैं। आपको बता दें, रुड़की मेयर गौरव गोयल के पूर्व कर्मचारी नीरज अग्रवाल का दावा है कि नगर निगम ने नालों की सफाई के लिए जो नाला गैंग की टीम बनाई उसमें काफ़ी नाम फर्जी हैं जिनके खाते में बिना कुछ काम करे सैलरी जा रही है। कर्मचारी का दावा है कि जो फर्जी नामों से एक नाम उनका भी है, उनके खाते में भी बिना कुछ सैलरी आई है जिससे बैंक से निकाल कर उन्होंने मेयर गोयल को भी दे दी। ये तो एक बेरोजगार को रोजगार दिया, अपने साथ रखा, परिवार चला। उसमें सुनो इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा कि निष्पक्ष जांच के बाद उसमें हमें ठोस कार्रवाई चाहिए, यानी कि उसकी जांच के अंदर वो फर्जी पाया गया, उसके बाद आपने बंद कर दिया। विधान है बेहतर कोई नहीं। साहब, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनेकों योजनाओं को बहुत कुशलता से चलाया जा रहा है और हमें फिर 2022 में जनता के बीच में जाना है। तो हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकारें बड़ी ईमानदारी से चल रही हैं और हम जानते हैं ईमानदारी से चल रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज तक एक भी घोटाला कहीं पर भी नहीं हुआ है। जो नाला गैंग का घोटाले की बात जो आ रही है उस पर भी मुझे लगता है ये भी भ्रांतियाँ हैं और इसकी निष्पक्ष अगर जाँच होगी तो ये भी एक भ्रांतियाँ दूर होगी।
और खबर देहरादून से, जहां नए कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस 15 जनवरी को देहरादून में राजभवन का घेराव करेगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में इंटर कांग्रेस की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें इंटर कॉलेज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में बैठक में हुए किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन किया गया। आज हमारे इंटर की बैठक थी कार्यकारिणी की। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक तो 15 तारीख को जो राज्यपाल के यहाँ कूच करना है, कांग्रेस का उसमें सहयोग करें। किसानों के पक्ष में जो किसान ठंड से मर रहे, 50 से अधिक किसान मर चुके, उनकी मांगें पूरी नहीं करी जा रही। और काला अध्याय जो जोड़ा है कि 3 बिल बिना चर्चा के, जैसे 44 संशोधन श्रमिकों के खिलाफ पास कर दिए, उसी तरह से 3 विधेयक किसानों के मौलिक अधिकार छीनने का काम किया। उसको वापस लेने के ऊपर जो सर्दी में ठंड से मर रहे और मोदी जी कोई चर्चा नहीं करो, कोई संज्ञान नहीं लेना चाह रहे लाखों किसानों का, तो उसके समर्थन में रैली, उसमें सबको भागीदारी इंटर को बढ़ चढ़कर लेनी है। और शिक्षा सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में एनपीए वसूली करने को लेकर बकायेदारों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने साफ शब्दों में अल्टीमेटम देते हुए बकायेदारों को इसी महीने से एनपीए से बाहर आने के लिए बकायेदारों को अभी से किस्त जमा करने के बाद सख्त शब्दों में कहा कि आपको बता दें कि बकायदा ऋण वसूली के अभियान के अंतर्गत अब तक प्रदेश भर के 20 बड़े बकायेदारों से 76 करोड़ की वसूली की गई है। सहकारी बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की एक महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई है, जिसमें एनपीए वसूल करने का एक सेकंड ड्राइव चलाया गया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जब मैंने पहले दिन बैठक की थी, तब से लेके आज तक लगभग 76 करोड़ पे एनपीए वसूल हो चुका है। और आज की बैठक में भी लगभग 10 लोग आए थे और उन सब ने बैंकों को ये सिक्योरिटी दी है कि हम 10 मार्च तक अपना एनपीए पूरा दे देंगे। खबर उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी के यमुना घाटी बड़कोट अपर यमुना बड़कोट वन प्रभाग के जंगलों में भयंकर आग लग गई। धुंधु कर जंगलों में वन संपदा राख हो रही है। प्रशासन ने आग को काबू पाने के लिए प्रयास शुरू किया है। खबर सितारगंज से, जहां किसान संगठनों के आह्वान पर पूरे क्षेत्र के किसानों ने नगर के मुख्य चौकी पर लोहड़ी के पावन पर्व पर दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के पूर्व में प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत किसान विरोधी काले तीनों कानूनों की प्रतियां जलाई। तीनों काले कानून जो किसानों के ऊपर मोदी जी ने थोपे हैं, हमारी भारत सरकार ने थोपे हैं, वो हमने उनकी प्रतियां जो है काले कानून की जलाई हैं यहाँ, क्योंकि ये काले कानून किसानों को चाहिए ही नहीं थे। और ये इन्होंने ज़बरदस्ती किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर थोप दिए हैं। इसकी हम निंदा करते हैं सारे किसान, और अपनी मांग करते हैं कि आज लोहड़ी वाले त्यौहार के दिन जो है किसान हमारे बेचारे आंदोलन में वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने अपने घरों पे लोहड़ी मनानी थी, मगर आज लोहड़ी वाले त्यौहार वाले दिन भी वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। काले कानून वापस कराने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे का जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, आज 48 दिन हो गए हैं, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। तो किसान संगठनों ने जो घोषणा करी थी कि सब जगह हम लोहड़ी के जो जलाएंगे उसमें तीनों प्रतियां जलाएंगे, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने सितारगंज मुख्य चौक के ऊपर लोहड़ी जलाकर उसमें तीनों प्रतियों को जलाने का काम किया, अपने विरोध करने का काम किया। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मेरी सहयोगी यशी शुक्ला के साथ देखिए उत्तराखंड की खबरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर सितारगंज से, जहां पर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसनैन मलिक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में बिस्टी रोड पर एकत्रित होकर लोहड़ी के पावन पर्व पर विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। मुख्य चौक पर पहुंचकर किसानों के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 काले कानूनों के विरोध में तीनों काले कानूनों की प्रतियां जलाई गई और विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।
सितारगंज के उपजिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपकर किसान विरोधी कानूनों को वापस करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई है। इस काला कानून को वापस ले लें और देश के प्रधानमंत्री जी इस कानून को वापस नहीं लेते हैं तो हजारों लाखों किसान भाई 26 जनवरी को दिल्ली की तरफ कूच करेगा और उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी होंगे। इसलिए आज किसान भूखा प्यासा आज अपनी मांग के लिए चौराहों पे पड़ा है। खबर रुड़की से अजय भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने आज प्रशासनिक भवन में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आगामी 23 जनवरी को भारी लव लश्कर के साथ गवर्नर हाउस का घेराव कर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून का विरोध जताया जाएगा। किसानों ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा कृषि कानून के आदेशों से वह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपने ही लोगों के द्वारा बनाई गई कमेटी को खड़ा कर दिया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। जो भी दिल्ली से ऐलान होगा ये सबसे बड़ी जंग जो देश दुनिया में विख्यात होगी। इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं और ये दिल्ली से जो ऐलान होगा हम उसी का फॉलो करेंगे। हम आज दिल्ली से आए और हमें कहा कि आप 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर और गवर्नर हाउस घेरो, ताकि यहाँ के सरकार को देश की प्रदेश की सरकारों को सुभाष चंद्र बोस के आदर्श याद आ जाए। कृषि कानून को लेकर किसानों के आंदोलन को आम आदमी पार्टी का समर्थन लगातार मिल रहा है, जिसके चलते राजधानी देहरादून में आप प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने एक दिवसीय उपवास भी रखा। वहीं बीते 30 दिनों से नंगे पांव रहकर रविंद्र आनंद किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब तक किसान बॉर्डर पर तैनात रहेंगे तब तक वह नंगे पांव रहेंगे और हर कार्यक्रम में नंगे पांव ही शिरकत करेंगे। साथ ही इस दौरान मौजूद प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग ने कहा कि जब तीनों कानूनों को संसद में पास किया जा चुका है तो उसमें स्टे ऑर्डर कैसे मिल सकता है। किसानों के लिए जो हमारे अन्नदाता हैं उनके लिए बहुत हिम्मत देने वाली बात है। 30 दिनों किसान भाई बॉर्डर पर बैठे हैं। मैं नंगे पांव चलूंगा, नंगे पैर रहूंगा हर कार्यक्रम में, हर जगह मैं नंगे पैर जा रहा हूं। और ये जो सबसे दुख की बात यह है कि जो भारत वर्ष जिसकी हम बात करते हैं, जो किसानों का देश है, जहां पर सबसे ज्यादा किसान है और जहां के हर क्षेत्र में किसान खेती करता है, उस देश में किसानों की बात को सुनने वाला कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि मैं किसानों के हित में काम करूंगा। मेरे 130 करोड़ भारतीय मेरे भाई बहन हैं, तो क्या सरहद पे बैठे हुए वो 2-4 लोग जो बैठे हैं वो आपके भाई बहन नहीं है? स्टे ऑर्डर मिला है। स्टे ऑर्डर हो ही नहीं सकता था पहले। अगर मैं लीगल बात करूं, आपने कानून बना दिए, 3 कानून बना के पार्लियामेंट ने पास कर दिया अपनी तरफ से। अब सुप्रीम कोर्ट उसका विड्रॉल करेगा क्या? और उन कानून में स्टे कैसे हो सकता है? और इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है कि स्टे नहीं हो सकता है। लेकिन इस तरह के किसी मुद्दे पे वो संज्ञान ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आपने संज्ञान ले भी लिया अगर इस मुद्दे पे कि हम इसको थोड़ी देर के लिए इसमें रोक लगा देते हैं, लेकिन रोक लगाने का तो मतलब ही नहीं बनता है। सरोवर नगरी नैनीताल में पानी के बिलों में अनियमितताओं को लेकर भाजपा प्रतिनिधि मंडल के साथ आम नागरिकों में नैनीताल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता से वार्ता कर उन्हें मात्रा से ज्यादा आ रहे नागरिकों के पानी के बिलों से अवगत कराया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अनंत सिंह का कहना है कि वे कई बार पानी के बिलों में अनियमितताओं को लेकर जल संस्थान से वार्ता कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में जल संस्थान द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई। कनेक्शन काटने के लिए ये सागर भाई के हैं। मैंने पहले ये सागर भाई का ये हमने ऐसा है, हम ये पानी के जो बड़े हुए बिल आ रहे हैं, एडीबी ने जो मीटर लगाए हैं तब से ये जनता को बहुत परेशानी हो रही है। 1 साल से हम व्यक्तिगत कितनों के बिल ला के इनके वहाँ दे रहे हैं। इनमें से 1-2 बिलों को ये सही कर दे रहे हैं, बाकी बिलों को वो ऐसी पेंडिंग में डाल दे रहे हैं, जिससे जनता का आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और हमने आज आखिरी अल्टीमेटम दे दिया, संगठन में ऊपर बात करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इससे हम सरकार से मांग करेंगे कि
देखिए बिल अधिक और कम की बात नहीं है, वो तो किसी का अगर बिल जो आ रहा है तो किसी मेजरमेंट से अगर वो जो मीटर चल रहे हैं उससे आ रहे हैं, उस पर अगर किसी भी है, जैसे भी एक सज्जन आए थे उनकी शिकायत थी, उनका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अभी जांच में ये अभी तथ्य पता चला है कि उनके यहाँ कई किराए जा रहे हैं। हालांकि उसके लिए मैंने एक अभी इनको सहायक अभियंता को निर्देशित कर दिया है कि स्थलीय निरीक्षण करके पूरी पुष्टि उसकी करें कि अगर किसी के यहाँ ज़्यादा किराया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उसका बिल ज़्यादा आएगा, उसका पानी का कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो उसका बिल ज़्यादा आएगा। यदि किसी का त्रुटिपूर्ण बिल है तो उसका संशोधन विभाग करेगा। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नैनीताल जिला मुख्यालय के नैना रेंज पंगुट में 1.5 किलोमीटर लंबे रोपवे निर्माण सर्वेक्षण की पहुंची वन विभाग, बिजली विभाग, जल संस्थान के अधिकारियों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद रोपवे सर्वेक्षण के लिए पहुंची टीम को बिना सर्वे के ही वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों की माने तो इको फन लिमिटेड के मनोज कुमार को व्यक्तिगत फायदे के लिए सरकार द्वारा 1.5 किलोमीटर रोपवे बनाने के लिए अनुमति दी गई है। इस रोपवे के निर्माण में लगभग 250 बाज के हरे पेड़ काटे जाने हैं, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने रोपवे सर्वेक्षण टीम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत पर बांझ के पेड़ नहीं कटने देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि रोपवे निर्माण के लिए ग्राम सभा द्वारा रोपवे बनाने के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। हाँ जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आज यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग द्वारा एक व्यक्ति विशेष को रोपवे के लिए जमीन आवंटित की जा रही है रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बहुमूल्य हरे पेड़ों का कटान हो रहा है। और हम जिला प्रशासन से भी अपेक्षा करते हैं कि इस कार्रवाई को रोके जाएं। इसमें किसी भी ग्रामीणों का समर्थन नहीं है और न ही किसी ग्राम सभा या ग्रामवासी से इसमें प्रस्ताव पारित कराया गया है। कुंभ के पहले स्नान की तैयारी में जहां अक्सर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरे प्रदेशों से आने वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं को बाया लक्सर होकर ही हरिद्वार बैरागी कैंप पार्किंग जाना होगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। महाकुंभ को लेकर प्रशासनिक अमला भी सतर्क हो चुका है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रूट डाइवर्ट योजना पूरी कर ली गई है। प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी है, जिससे कि यात्रियों को जाम की समस्या से ना जूझना पड़े। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन महाकुंभ पर श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी से जूझना पड़े ना पड़े, इसके लिए कितना खरा उतर पाता है। हम मौजूद हैं लक्सर रोड की तिराहे पर, क्योंकि कल होने वाले उत्तराखंड में महाकुंभ के तैयारियों को लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं सतर्क है। हम आपको बताएंगे कि प्रशासन द्वारा जो रूट डाइवर्ट किया गया है श्रद्धालुओं के लिए, वो यही लक्सर रूट की रोड है। हमें अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं जरा दूसरे प्रदेशों जो प्रदेश हैं, नोएडा, दिल्ली, हरियाणा प्रदेश से काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु जो है हरिद्वार पहुँचेंगे। वो लक्सर वाया होकर ही हरिद्वार पहुँचेंगे, जबकि पुरकाजी से आने वाले जो श्रद्धालु है वो भी, मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, ये वही रूट है। लक्सर पुरकाजी जो रोड है वो इसी रूट से जो है क्या नाम जो पुरकाजी से श्रद्धालु जो आएंगे वो पहुँचेंगे। अभी प्रशासन कहीं ना कहीं कल की तैयारियों को लेकर सतर्क है। हालांकि लक्सर रूट की जो रोड है वो इस समय जो है जर्जर हालत में है। उस पर जो है लोक निर्माण विभाग ने कोई भी अपनी सुध नहीं ली है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर कब सुध लेता है और आने वाले कुंभ के दौरान प्रशासन कितना खरा उतर पाता है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर।
खटीमा चांदपुर गांव में 200 से कम संख्या के चौथे प्राथमिक स्कूल बंद करने पर अब ग्रामीण विरोध में उतर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना काल की वजह से भले ही स्कूल अभी बंद है, लेकिन 3 किलोमीटर दूर दिया गांव में उनके बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा सकते। किसी परिवार का बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है तो दूरी की वजह से परेशान है। वहीं गांव में प्राथमिक स्कूल बंद होने पर जनहित याचिका दायर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा चांदपुर गांव में स्कूल दोबारा नहीं खोलने का आरोप लगा रहे हैं। ये कब से बंद है स्कूल? आपको 2 साल हो गए जी। 2 साल हो गए कि 2 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। अब ये लोग सब चाह रहे हैं स्कूल हो, उसके बाद जो भी शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की हटकर्मिता के तहत ये किया जा रहा है। जबकि मैंने जनहित याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में लगा दी थी, जिसमें बिल्कुल उसमें उनकी बात को रोक लिया था और फिर उन्हें खारिज करने की बात, उनकी बात को खारिज कर दिया। ये तो कोर्ट की अवहेलना का मामला है। मैं यथाशीघ्र ही नैनीताल हाईकोर्ट में अवहेलना का केस दायर करूंगा। हम अपना स्कूल हम यहीं चलाने हैं और हम बच्चा के उधर पढ़ा रहे हैं, हमें परेशानी है। हम कब तक भैया बच्चन के लेन जाएं आए, और हमारी खेती आएगी तो हम कब छोड़ सकते हैं उनके और कब ला सकते हैं उनके? कोई हमें टाइम थो नहीं हुआ है। तासे हमारे बच्चा यहीं होना जरूरी है, हमारे स्कूल यहीं खुल जाए। खबर रुद्रपुर के उधम सिंह नगर से, जहां दहेज की मांग करने और घर से बाहर निकालकर फोन पर 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। महिला ने पति के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि पति ने घर से भगाने के बाद उससे मोबाइल फोन पर कॉल करके 3 तलाक दे दिया। मामले की कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामला पंजीकृत हुआ है 15/21। इसमें वादिनी ने तहरीर दी थी कि उसके पति द्वारा उसको धमकी दी जा रही है और दूसरे शादी करने के लिए उसको तलाक दे दिया गया। तो इसी में वादिनी की शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना जारी है। खबर रुद्रपुर के उधम सिंह नगर से, जहां पर दुकानदारों को नाबालिगों से दुकान पर काम कराना महंगा पड़ गया। श्रम विभाग द्वारा 6 दुकानदारों के खिलाफ कोतवाली रुद्रपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया। कोतवाली पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। दरअसल 2 दिन पूर्व श्रम विभाग को मिली शिकायत के अनुसार रुद्रपुर के बाजार में नाबालिगों से दुकानों में कार्य कराया जा रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा संयुक्त रूप से बाजार में छापेमारी की गई। इसमें कल श्रम विभाग द्वारा पुलिस सहायता मांगी गई थी और इसमें संयुक्त रूप से उनके द्वारा चेकिंग की गई। तो उसमें 6 बच्चे जो 14 वर्ष से कम आयु के थे वो पाए गए काम करते। तो उन जिन दुकानों पर मिले उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें भी विवेचना जारी है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।